हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन किया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है दलित और शेड्यूल कास्ट। दलित और शेड्यूल कास्ट क्या है ये समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है दलित या शेड्यूल कास्ट सोसाइटी के सबसे नीचे जात में गिने जाते हैं। तो पहले ब्रिटिश इंडिया के समय इन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। ये वर्ड बहुत भेदभाव वाला था। 1928 में साइमन कमीशन ने पहली बार डिप्रेस्ड अनटचेबल का इस्तेमाल किया था। डिप्रेस्ड या अनटचेबल का इस्तेमाल किया था। सेकेंड पॉइंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में इन जातियों की लिस्ट बनाई गई थी। बाद में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें इन्हें शेड्यूल कास्ट एससी नाम दिया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है एससी, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन नाम दिया, जिसका मतलब है भगवान के लोग, मतलब पीपल ऑफ गॉड। तो समाज शास्त्री डीएन मजूमदार। तो डीएन मजूमदार कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट वो लोग हैं जिन्हें समाज और राजनीति में बहुत भेदभाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी वगैरह में बहुत ज्यादा अपना नीचे जात की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो वो है, ठीक है। तो दलित लोग दूसरे लोगों के साथ ही रहते हैं, लेकिन गरीबी, भेदभाव, कम मौके और सामाजिक अन्याय, मतलब वो लोग के साथ जो पार्शियलिटी होता है वो सबको वो लोग को फेस करना पड़ता है। उनकी वजह से वो लोग सही से नहीं रह पाते। गरीबी में उन लोग को अपना लाइफ जीना पड़ता है, इसीलिए वो समाज के अमीर और आगे बढ़े हुए लोगों का बराबर नहीं पहुंच पाते हैं। दलित भारत के हर स्टेट में रहते हैं। कई सालों तक उनके साथ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है, ठीक है, नजरअंदाजी की गई है। इस वजह से उनकी तरक्की मतलब आज के जनरेशन में उनकी तरक्की नहीं हुई है। तो आज भी कई जगह दलित लोगों के साथ भेदभाव और अन्याय देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित इन एजुकेशन। तो दलित स्टूडेंट्स को प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें कभी भी कभी अलग बैठाया जाता है, सोशल आइसोलेशन कहते हैं इसको। तो उनका अनटचेबिलिटी किया जाता है, मतलब अनटचेबिलिटी जैसा बिहेवियर किया जाता है बहुत। कुछ जगह मारपीट, फिजिकल अब्यूज और ह्यूमिलिटेशन, बेइज्जती भी होती है। उन्हें किताबें और हर चीज का फैसिलिटी और दूसरे रिसोर्सेज कम मिलते हैं। कई बार अपर कास्टेज के टीचर्स और स्टूडेंट भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, सब वजह से बहुत से दलित बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट, इलिटरेसी रह जाते हैं। और कुछ केसेस में बहुत ज्यादा मेंटल दबाव की वजह से बहुत गंभीर परिणाम भी देखने को मिलता है। हालांकि कानून वगैरह भी बना हुआ है, जैसे एसटी का, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज का कानून भी बनी हुआ है, फिर भी कई जगह ये सब प्रॉब्लम्स अभी भी होते हैं, ठीक है। तो दलित एजुकेशन का 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है, गरीबी और पैसों की कमी। नेक्स्ट है सोशल रेस्ट्रिक्शंस, जाति के नाम पर भेदभाव और पुरानी सोच। थर्ड है एजुकेशनल बैरियर्स, स्कूल टीचर्स और पढ़ाई की सुविधाओं की कमी। ये तीनों प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। दलित स्टूडेंट को गरीबी, सामाजिक भेदभाव और एजुकेशन की कमी की वजह से पढ़ाई में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नो राइट टू प्रॉपर्टी ओनरशिप। पहले बहुत से दलित लोगों के पास जमीन या प्रॉपर्टी नहीं होती थी। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन लिमिटेड, उन्हें अपनी पसंद का काम करने का मौका नहीं मिलता था। लैंडलेस लेबरर्स, बहुत से लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इसीलिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। पॉवर्टी, पैसों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक जाती थी। एजुकेशन के लिए जरूरी चीजों की कमी, मतलब किताबें, यूनिफॉर्म, फीस और दूसरी पढ़ाई की चीजें नहीं मिल पाती थी। पुराने तरीके से खेती या काम करते थे वो लोग। पुरानी प्रोडक्शन मेथड्स की वजह से कम कमाई होती थी, लो प्रोडक्टिविटी होती थी, कम इनकम होती थी, जिसकी वजह से और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब पैसा सबके पास बराबर नहीं होता था। दलित लोगों के पास कम पैसा होता था। निचली जात और दूर दराज इलाकों में रहना, मतलब गांव या दूर के एरियाज में स्कूल और दूसरी फैसिलिटीज कम होती थी। तो दलित एजुकेशन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जमीन की कमी, गरीबी, कम कमाई, पढ़ाई के लिए पैसों की कमी और पिछड़े इलाकों में रहने। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा सोशल रेस्ट्रिक्शंस, जिसका फर्स्ट पॉइंट है लो स्टेटस इन द हायरार्की
तो दलित लोगों को समाज में नीचा दर्जा दिया जाता था। रिलीजियस बैरियर्स, धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। सिविक बैरियर्स, कई जगह उन्हें पब्लिक जगहों और फैसिलिटीज का पूरा अधिकार नहीं मिलता था। तो सोशल कस्टम्स, पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज उनकी तरक्की में रुकावट बनते थे। कंजर्वेटिव सोशल एटीट्यूड, लोगों की पुरानी और सोच की वजह से दलित लोगों को बराबरी नहीं मिलती थी, मतलब बराबरी का इज्जत वगैरह सब चीज नहीं मिलता था। लैंड डेप्रिवेशन, उनके पास जमीन का अधिकार बहुत कम होता था। एक्सप्लॉयटेशन, उनको अन्याय और अत्याचार किया जाता था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, नेक्स्ट और लास्ट है ये पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। राजनीति और फैसले लेने की जो लाइन होता है उनमें कम मौका दिया जाता था, मतलब उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलता था, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर चीज में नहीं मिलता था। अब नेक्स्ट पॉइंट में है एजुकेशनल बैरियर्स। तो एजुकेशनल बैरियर्स का मतलब क्या है? एजुकेशन से जुड़ा जो रुकावट वगैरह होता है वो। तो पहले ब्राह्मणिज्म की सोच की वजह से दलित लोगों को संस्कृत पढ़ने और अच्छा एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था। गरीबी की वजह से दलित परिवार पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते थे, इसीलिए बच्चों को स्कूल की जगह काम करना पड़ता था। इस वजह से बहुत से दलित बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, वहीं से ड्रॉप आउट ले लेते थे और पढ़ाई से दूर हो जाते थे। कई दलित स्टूडेंट सोचते थे कि पढ़ लिख कर भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, इसीलिए उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है। जहाँ दलित लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ अच्छे स्कूल और कॉलेजेस की कमी होती है, इसीलिए हायर एजुकेशन मुश्किल हो जाती है। दलित समाज में ज्यादा पढ़े लिखे लोग कम होने की वजह से बच्चों को सही गाइडेंस और मोटिवेशन नहीं मिल पाते। दलित वुमेन्स को और भी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें जाति के साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। पैट्रियार्कियल समाज में, मतलब पुरुष प्रधान समाज में, सोसाइटी में गर्ल्स को घर के काम तक रखा जाता है, इसीलिए उनकी पढ़ाई रुक जाती है। बहुत से दलित लोग पुराने तरीके से काम करते रहते हैं और नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न नॉलेज तक उनकी पहुंच कम होती है। एजुकेशन और नए आइडियाज की कमी की वजह से उनके लिए जिंदगी और रोजगार को बेहतर बनाना मुश्किल हो जाता है। अब बेस्ड ऑन इरेडिकेट द एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सब शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन को बेहतर बनाने का मेजर्स है, मतलब उपाय है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में इरेडिकेट एजुकेशनल बैकवर्डनेस, दलित बच्चों की पढ़ाई में निचली जात को खत्म करना। इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, दलित बच्चों को भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छी एजुकेशन मिले। नंबर थर्ड में स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, दलित स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और पैसे की मदद दी जाए ताकि गरीबी की वजह से पढ़ाई ना छूटे। फोर्थ में स्पेशलाइज्ड सपोर्ट प्रोग्राम, दलित स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग और सपोर्ट की फैसिलिटी हो। फिफ्थ में टीचर ट्रेनिंग एंड सेंसिटिविटी, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो सब बच्चों के साथ बराबरी का बिहेवियर रखे। सिक्स में मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टूडेंट को सही सलाह और गाइडेंस दी जाए ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छा बना सके। सेवन में कम्युनिटी इंगेजमेंट, गांव और समाज के लोगों को भी दलित एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाया जाए। 8 में है करिकुलम रिफॉर्म, सिलेबस को और बेहतर और प्रैक्टिकल बनाया जाए। 9 में है डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव, दलित स्टूडेंट्स को कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी सिखाई जाए। 10 में है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट, स्टूडेंट को अच्छा खाना और हेल्थ फैसिलिटी दी जाए ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। 11 में है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल में बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, टॉयलेट और बिजली जैसी अच्छी फैसिलिटीज हो। 12 में मॉनिटर एंड इवेलुएट प्रोग्रेस, सरकार समय समय पर देखे कि ये सारे चीज सही से चल रही है या नहीं। 13 में करियर काउंसलिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स को करियर की सलाह और जॉब से जुड़ी स्किल सिखाई जाए। 14 में है प्रमोट हायर एजुकेशन, दलित स्टूडेंट को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आगे पढ़ने के लिए कहा जाए, ठीक है। 15 में अवेयरनेस कॉम्पेन्स, लोगों को बताया जाए कि दलित बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। 16 में पॉलिसी एडवोकेसी, सरकार ऐसे कानून और पॉलिसी बनाए जो दलित एजुकेशन को और मजबूत करे। 17 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल इन दलित एरिया, जहाँ दलित लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ ज्यादा स्कूल खोले जाए ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े। दलित एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप, अच्छे स्कूल, ट्रेन टीचर्स, डिजिटल एजुकेशन, हेल्थ सपोर्ट, करियर गाइडेंस और हायर एजुकेशन पर जोर दिया जाए। अब यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ बहुत सालों तक भेदभाव हुआ, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी सेफ्टी और के लिए कुछ खास अधिकार दिए गए। आर्टिकल 15(2) में दिया है कि दलित और एसटी लोग होटल, रेस्टोरेंट, दुकान और सरकारी जगहों का सबकी तरह बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 में है सरकार सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दे सकती है ताकि
SC ST को भी बराबर मौका मिले। आर्टिकल 17 में इस आर्टिकल ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया। किसी के साथ ये अनटचेबिलिटी जैसा बिहेवियर करना कानूनी जुर्म है। आर्टिकल 19E में है, हर भारतीय नागरिक को देश में कहीं भी रहने और प्रॉपर्टी खरीदने का परमिशन है। आर्टिकल 46 कहता है कि सरकार का फर्ज है कि SC ST और कमजोर लोगों की पढ़ाई और उनका जो प्रॉब्लम्स को सुधारे और उन्हें ये पार्शियलिटी से बचाए। आर्टिकल 275(1) है, सरकार SC ST के लिए जो पैसा फाइनेंशियल ग्रांट देती है तो उन फाइनेंशियल SC ST के लिए दिया जाए। आर्टिकल 338 में इस आर्टिकल के हिसाब से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया जो SC के अधिकारों का मतलब प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 340 में है, सरकार एक स्पेशल कमीशन बना सकती है जो निचले कास्ट की समस्याओं का पता लगाएगा और उनका जो सुधार है वो उसमें हेल्प करे। ठीक है। आर्टिकल 341 और 342 है। आर्टिकल 341 का मतलब है कौन शेड्यूल कास्ट है, इसका एक लिस्ट तैयार किया जाए। और आर्टिकल 342 का मतलब है कौन शेड्यूल ट्राइब्स है, इसका भी एक लिस्ट तैयार किया जाए। आई होप कि आप लोगों को ये शेड्यूल कास्ट का समझ आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग शेड्यूल कास्ट पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में रहने वाले लोगों को कैसे मतलब प्रॉब्लम्स होता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स भारत का मतलब आदिवासी लोग कहते हैं, ट्राइबल मतलब आप लोग जानते हैं आदिवासी। ठीक है। तो जो पहले से जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज इलाकों में रहते आए हैं। आर्टिकल 342 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तय करता है कि कौन कौन सी जगह जाके शेड्यूल ट्राइब्स कहलाएंगी, मतलब कौन कौन सी जगह शेड्यूल ट्राइब्स कहलाएंगी। ठीक है। तो मिश्रा 2002 के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग हैं जो अपनी जमीन से जुड़े होते हैं, ज्यादातर जंगल या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, अक्सर गरीब, अपने धर्म, परंपरा और संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं, अपने समुदाय ग्रुप से मिलजुल कर रहते हैं, अपने पुरखों मतलब पुराने जमाने में उनके जो मतलब वो उन्हीं के पीढ़ी और पीढ़ी जो पहले के लोग होते हैं पुरखों की परंपरा और विश्वास को मानते हैं। ट्राइब ऐसे लोग का ग्रुप है जिनका एक ही नाम होता है, जो एक ही भाषा बोलते हैं, जो एक ही टेरिटरी में रहते हैं और जिनका रीति रिवाज और संस्कृति लगभग एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट, बैरियर्स टू एजुकेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स की एजुकेशन में रुकावटें। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। आदिवासी लोग जंगल, पहाड़ और दूर दराज इलाकों में रहते हैं, इसीलिए स्कूल तक पहुंचना मुश्किल होता है। सेकेंड है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल में बिल्डिंग, रोड, बिजली, लाइब्रेरी और टॉयलेट जैसे फैसिलिटी कम होती है। थर्ड में लिंग्विस्टिक बैरियर। बहुत से आदिवासी बच्चे अपनी अलग भाषा बोलते हैं, स्कूल की भाषा अलग होने की वजह से उन्हें पढ़ाई समझने में दिक्कत होती है। फोर्थ में पॉवर्टी। गरीबी की वजह से कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने लगते हैं। फिफ्थ में कल्चरल डिफरेंसेस। उनकी अलग परंपरा और जीवन मतलब वो लोग अपना अलग तरीके से जीवन लाइफ गुजारते हैं होने की वजह से स्कूल की पढ़ाई से मतलब बहुत दूर होते हैं वो लोग, स्कूल से पढ़ाई से मिलाना मुश्किल होता है। 6th नंबर पे है लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। दूर के इलाकों में अच्छे और ट्रेन टीचर्स की कमी होती है। 7 में डिस्क्रिमिनेशन। कई आदिवासी स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव भी किया जाता है। 8 में लिमिटेड अवेयरनेस। कई पेरेंट्स को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पूरा पता नहीं होता। 9th में माइग्रेशन। काम की तलाश में परिवार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई टूट जाती है। 10th में इनएडिक्वेट पॉलिसीज। कई बार सरकारी योजनाएं पूरी तरह से उन तक नहीं पहुंच पाती या उनके सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वेज ऑफ इरेडिकेशन ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट पॉइंट है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। आदिवासी बच्चों के लिए स्पेशल पढ़ाई और कोचिंग का फैसिलिटी किया जाए। सेकेंड में है स्कॉलरशिप स्कीम्स। ST स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और पैसों की मदद दी जाए ताकि गरीबी की वजह से पढ़ाई ना छूटे। थर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्कूल में अच्छी बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, बिजली और टॉयलेट जैसा फैसिलिटी हो। फोर्थ में ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आदिवासी बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके। फिफ्थ में रिजर्वेशन पॉलिसीज। ST स्टूडेंट्स को स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दी जाए। 6th में अवेयरनेस कैंपेन्स। तो
पेरेंट्स और समाज को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाया जाए। 7 में मिड डे मील स्कीम, स्कूल में मुफ्त दोपहर का खाना दिया जाए ताकि बच्चे रोज स्कूल आए। 8 में आश्रम स्कूल, आदिवासी इलाकों में आश्रम स्कूल खोले जाए जहां बच्चे रहकर पढ़ाई कर सके। 9 में ट्राइबल हॉस्टल्स, दूर के गांव के बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाए जाए ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। अब यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स है कुछ, तो इसका मतलब है इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें शेड्यूल कास्ट की पढ़ाई संस्कृत आती है, तो मतलब उनका जो सोसाइटी मतलब हर चीज से मतलब सेफ्टी करता है, ठीक है। और इसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में एजुकेशन सेफ गार्ड्स है, उसमें आता है आर्टिकल 15(4) जिसका मतलब है सरकार एसटी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटीज और रिजर्वेशन दे सकती है। आर्टिकल 46 का मतलब है सरकार का फर्ज है कि एसटी लोगों की पढ़ाई और उनका प्रॉब्लम्स ठीक करने और उन्हें ये पार्शियलिटी से बचाए। सेकेंड में आता है हमारा कल्चरल सेफगार्ड्स, तो इसमें है आर्टिकल 29 एसटी और जो दूसरे माइनॉरिटीज की जो भाषा होता है, संस्कृति होता है और जो उनका जो कल्चर होता है तो उसका प्रोटेक्शन करे। आर्टिकल 350 ए में है बच्चों को उनका मदर टंग वगैरह सिखाए, उनका भी थोड़ा समझ मतलब वो लोग भी डायरेक्ट फॉरेन में ना घुसाए, उनका मदर टंग रीजनल लैंग्वेज ये सब धीरे धीरे करके सिखाए। तो थर्ड में है इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स, आर्टिकल 244 आते हैं इसमें, तो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के लिए खास ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट करे। अब इसी में आता है आर्टिकल 275, तो एसटी के लोगों के लिए राज्यों को सरकार मतलब वो लोग को पैसे देती है, मतलब एसटी का लोगों का मदद करने के लिए राज्यों को सरकार पैसे देती है, ग्रांट्स देती है, मतलब स्टेट्स वो लोग को पैसे देती है। अब फोर्थ में आता है पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स, इसमें आता है आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 334। तो इसका मतलब है एसटी के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा और पंचायत में रिजर्वेशन दिया गया है। अब रिजर्वेशन का मतलब आप लोगों को अगर नहीं समझ आता है तो मैं आप लोगों को रिजर्वेशन का मतलब भी बता देती हूँ। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि रिजर्व सीट के खास हिस्सा, मतलब सरकार एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और कुछ अलग जो होता है उन लोगों के लिए कॉलेज, स्कूल और सरकारी नौकरी में कुछ सीट्स अलग से रखती है ताकि उन्हें भी बराबर का मौका मिल सके, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी में आता है आपको ओबीसी में आता है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो और नेक्स्ट में हमारा आता है सोशल सेफगार्ड्स, तो इसमें आता है आर्टिकल 23, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती मजदूरी पर रोक, मतलब जबरदस्ती मजदूरी कराया जाता था तो उस पर रोक लगाया जाएगा। इसी में आता है आर्टिकल 24, बच्चों से मजदूरी करवाना मना है, मतलब बच्चों से मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 17 में आता है अनटचेबिलिटी को खत्म करता है आर्टिकल 17। फिर 6 में आता है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन, तो आर्टिकल 371 है नागालैंड के लिए अरेंजमेंट, नागालैंड के लिए खास अरेंजमेंट। तो फिर आर्टिकल 371 में आता है असम के लिए खास अरेंजमेंट, आर्टिकल 371 में आता है मणिपुर के लिए खास अरेंजमेंट, आर्टिकल 371 में आता है सिक्किम के लिए खास अरेंजमेंट। तो ये सब के लिए खास अरेंजमेंट भी किया जाता है स्टेट्स के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को इससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये दोनों समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आप लोगों के हेल्प के लिए और वीडियोस बना सकूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।